ये 15 कार्टून्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों ना इन कार्टून्स की अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। हे गाइस, इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं 15 कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा उस कार्टून का मीनिंग क्या है, फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये कार्टून 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक से यहाँ पर मैंने इनको अटैच किया है, इंक्लूड किया है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एग्जाम में आप 4 मार्क के कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हुए एग्जाम में देखोगे, तो 4 मार्क्स आपके फिक्स हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, राइट। आपको यहाँ पर मैं बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करवा रहा हूँ, साथ में इसमें PYQs भी इंक्लूड है पूरे के पूरे सिलेबस से। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आएगा, पहले मैं यहाँ पर कार्टून को एक्सप्लेन करूंगा, उसका मीनिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको सामने मिल जाएगी देखने को। उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कोशिश करना कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद आंसर को चेक करो, जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर कार्टून क्या दिखा रहा है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो ये जो बेसिकली आपको ये शिप मिल रही है, ये टाइटैनिक शिप है। और यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन को जो टाइटैनिक शिप के यहाँ पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन को टाइटैनिक शिप से ही क्यों सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर शिप है ना, ये टाइटैनिक शिप है, ये यूरोपियन यूनियन को शो कर रही है। जैसे टाइटैनिक शिप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाती ना, पहुँच नहीं पाती, वो बीच में डूब जाती है। मतलब जब जारी होती है तो वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाती, डूब जाती है अपनी पहली यात्रा में। वैसे यूरोपियन यूनियन कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया, तो यहाँ पर इसका एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको बनाने में फेल कर गया। अब यहाँ पर ये जो 15 स्टार्स है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये यहाँ पर 15 ओल्ड कंट्रीज को शो कर रहे हैं टिल 2003 ऑफ यूरोपियन यूनियन, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्ट बन जाएंगे कार्टून से, कुछ ऐसे क्वेश्चन है उस टॉपिक से ना रिलेटेड बन जाएंगे, तो आपकी चैप्टर की नॉलेज बहुत ही काम आने वाली है। इसलिए वन शॉट वीडियोस को पहले अच्छे से देख लो, चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मास्ट्रिस्ट जो ट्रीटी है वो कब साइन होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था ना, 7 फरवरी 1992, याद रखना। कितने स्टार्स आपको यहाँ पर कार्टून में देखने को मिलेंगे, यू विल फाइंड 15 स्टार्स। और ये क्या शो कर रहे हैं, 15 ओल्ड मेंबर्स को शो कर रहे हैं ऑफ यूरोपियन यूनियन। वाई डज द कार्टूनिस्ट यूज द इमेज ऑफ शिप टाइटैनिक टू रिप्रेजेंट EU, यानी यूरोपियन यूनियन को टाइटैनिक शिप से ही क्यों सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि टाइटैनिक शिप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता, वो डूब जाता है। वैसे ही यहाँ पर यूरोपियन यूनियन फेल कर गया कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसकी खुद की कॉमन करेंसी है, एंथम है, फ्लैग है, फाउंडिंग डेट है, बट कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर, जो भी यहाँ पर मैंने चीज़ें बताई हैं, वीडियो को पॉज करके मैच कर लो। अब बेसिकली ना आपको एग्जाम में कार्टून तो देखने को मिलेगा, बट ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा जो लिखा हुआ है, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए ऐड किया है स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर कार्टून है जो कि किससे रिलेटेड है, चाइना से। अब हमें क्यों पता लगा ये चाइना से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको देख सकते हो जो कि है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इसके साथ साथ ये ड्रैगन, ये जो ड्रैगन है ये दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो कर रही है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्योंकि आप जानते हो चाइना में हम देख सकते हैं 1972 में ये अपना क्या करते हैं, हमने चाइना की पूरी स्टोरी पढ़ी है, ये आइसोलेशन ख़त्म कर देते हैं, US के साथ रिलेशन बना लेते हैं। 1973 के अंदर जहू एनलाई यहाँ पर फॉर मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं, 1978 में डेंग शाओपिंग रिफॉर्म्स लाते हैं। तो उससे चाइना का, इन सभी चीज़ों से चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये लड़का यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कौन है, देखो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है US हो या बाकी और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, जो कि कोशिश कर रही हैं इसको US को मतलब चाइना को रोकने की। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ है। तो मैन कौन है ये जो स्टॉप कर रहा है, अदर कंट्रीज़ हो सकती हैं, या जैसे कि US या बाकी और एशियन कंट्रीज़ वगैरह। क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री डज द गिवन कार्टून रेफर्स टू, ये आपको मिलेगा चाइना। आइडेंटिफाई द 2 सिंबल्स इन दिस कार्टून विच हैव गिवन यू द क्लू अबाउट द रिलेटेड कंट्री। तो 2 आपको सिंबल बताने जो कि आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर कंट्री कौन सी है, मतलब चाइना है। तो एक तो आपको मिल रहा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और द ड्रैगन। उसके बाद वेयर डज द कार्टून प्लेस द रिलेटेड कंट्री इन द इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स। ये जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कार्टून इस कंट्री को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ पर रख रहा है, कहाँ पर प्लेस कर रहा है।
तो इस यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसकी अच्छी खासी इकोनॉमी है चाइना की, और 2040 तक ये यूएस को भी रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर आप आंसर को भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तीसरे कार्टून की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, पहले ना आप यू विल सी कि नवाज शरीफ आपको मिलेंगे। अब नवाज शरीफ को टॉपल करके, उनकी सरकार को उनका तख्ता पलट करके, कूप करके परवेज मुशर्रफ पावर में आते हैं। ही वॉज द मिलिट्री लीडर। अब यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर ये यहाँ पर प्रेसिडेंट, मतलब बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं पाकिस्तान के, और मिलिट्री जनरल नहीं रहते, तो इनकी पावर 0 है। अगर ये मिलिट्री जनरल रहते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं रहते, तो इनकी पावर 1 है, जिससे ये पता लगता है कि प्रेसिडेंट का यहाँ पर रोल ज़्यादा है नहीं। अगर आप आर्मी जनरल हो पाकिस्तान में, तो आपका बहुत ही ज़्यादा स्टेटस है, काफ़ी पावर है आपके हाथ में। और अगर आप आर्मी जनरल के साथ साथ प्रेसिडेंट भी हो, फिर तो आपकी डबल पावर है, 2 पावर। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में। मिलिट्री रूल, अगर आप मिलिट्री लीडर हो बेसिकली, ठीक है, मिलिट्री लीडर आप हो, तो उससे यहाँ पर आपका डोमिनेंस सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पावर है आपके पास। यानी डुअल रोल दिखाया गया है पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ का, एज द प्रेसिडेंट एंड एज द आर्मी जनरल। तो कंट्री इज रिलेटेड विद द पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए। बाकी ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं हमेशा कैलकुलेशन में सही रहता हूँ, तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मैं दोनों हूँ, ये दोनों बन के रहते हैं, दोनों का रोल प्ले करते हैं, प्रेसिडेंट भी और साथ में यहाँ पर जो आपको आर्मी जनरल मिलेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंस दिखाया हुआ है ऑफ 1 पर्सन मिलिटरीली मोर रादर देन ओनली प्रेसिडेंट। 1991 में ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, जो कूप किया जा रहा है नवाज शरीफ का, और परवेज मुशर्रफ पावर में आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, नेम दी पर्सन शोन इन दी कार्टून। आप एक्सप्लेनेशन के तौर पे इसको भी देख सकते हो, इसको भी एक बार आप रीड कर लो, ये हमारी बुक में गिवन है। बाकी मैंने सिंप्लीफाई करके आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। क्वेश्चंस की बात करें तो नेम दी पर्सन, जो कि कार्टून में कौन है, ये परवेज मुशर्रफ। द पर्सन शोन इन द कार्टून इज रिलेटेड विद विच कंट्री, पाकिस्तान। व्हाट इज द पर्सन इन द कार्टून ट्राइंग टू डू, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपना डुअल रोल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि डुअल रोल दिख रहा है पाकिस्तान के रूलर परवेज मुशर्रफ का एज द प्रेसिडेंट एंड एज आर्मी जनरल। इट शोज दैट परवेज मुशर्रफ वांट्स टू कमांड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ऑफ द कंट्री टू स्ट्रेंथन हिज पावर। ये दोनों बेसिकली कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं और मिलिट्री को भी यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये बात आप माइंड में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे, ये पर्टिकुलर कार्टून है जो कि किस कंट्री से रिलेटेड है। दिस कंट्री इज श्रीलंका। श्रीलंका में मैंने आपको जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताया था, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको ये मिलेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, यहाँ पर कौन है, ये महिंद्र राजपक्षे। ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने इथनिक लिखा है, ठीक है, ETHNIC। ये इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है श्रीलंका से रिलेटेड। राजपक्षे जो हैं, महिंद्र राजपक्षे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली बैलेंस करने की। तो ये जो लॉयन है, ये किसको सिंबोलाइज कर रहा है, सिन्हेला कम्युनिटी को। और टाइगर LTTE, ये आपको याद रखना है। LTTE की डिमांड हमने देखी थी, फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इसको बेसिकली बैलेंस करने के लिए। ये आप यहाँ पर ये इस चीज़ को भी देख सकते हो, रस्सी टाइप कुछ है, दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट दी फुल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द टाइगर इन द कार्टून। तो टाइगर, ये टाइगर यहाँ पर आप देखोगे तो टाइगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है LTTE को। तो आपको उसके बारे में बताना, उसकी फुल फॉर्म लिखनी है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। उसके बाद एक्सप्लेन द डायलेमा ऑफ श्रीलंका लीडरशिप इन ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो ये यहाँ पर जो श्रीलंका के आपको मिल रहे हैं ना, ये लीडरशिप, ये किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लिख सकते हो कि ये बेसिकली इथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में आता है, लीडर्स यहाँ पर इसको बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना हो नहीं पाता। LTTE यहाँ पर क्या करती है, अपना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, मतलब बेसिकली ये जो तामिल्स हैं वो, ये चीज़ है, मतलब डायलेमा फेस कर रहे हैं ये लोग जो श्रीलंका के लीडर्स हैं। हाउ डिड दिस इथनिक कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रॉब्लम अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ श्रीलंका। अब आप खुद ही देखो, कोई पर्टिकुलर कंट्री है जिसमें इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वॉर है, क्या वहाँ पर उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, नहीं करेगी ना। मोस्टली पैसा खर्च कर रहे थे ये लोग, मतलब स्पेंड कर रहे थे मिलिट्री के ऊपर, ना कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर।
और यहाँ पर टूरिज़्म आप देखोगे श्रीलंका में जो पैसा आता है वो मतलब उसका एक हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट टूरिज़्म से आता है। तो टूरिज़्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है श्रीलंका की इकोनॉमी में, लेकिन टूरिज़्म आता नहीं है इतना। टूरिज़्म बेसिकली और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं जब ये सिविल वॉर श्रीलंका में चल रहा था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज फेसिंग प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग बोथ सिन्हाला एंड तमिल्स। उसके बाद द इथनिक प्रॉब्लम इन श्रीलंका हिंडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डिस्करेज करके इन्वेस्टर्स को टूरिज्म अफेक्ट होता है और मोस्टली पैसा यहाँ पर किसकी तरफ चला जाता है, रिसोर्सेज मिलिट्री की तरफ, ना कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप कार्टून को देखोगे, ये क्या है, ये UN का लोगो है और ये जो ओलिव आपको मिलेंगे ब्रांचेस, ये क्या शो कर रहे हैं, ये पीस शो कर रहे हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी। और ये वर्ल्ड का मैप शो किया जा रहा है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। तो ये UN का लोगो है। UN के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड और नेशंस कब बना, राइट, और इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया करा, इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशंस विच वॉज फॉर्म्ड इन 24 अक्टूबर 1945 एज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। इट शोज वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय ओलिव ब्रांचेस विच सिग्निफाइंग वर्ल्ड पीस। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो कौन सा लोगो है ये पूछा हुआ है, तो ये कौन सा है, UN है। वॉट द ओलिव ब्रांचेस सिग्निफाई इन द UN लोगो, ये क्या शो कर रहा है, पीस एंड स्टेबिलिटी। मेंशन एनी 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, तो कोई भी आप 2 ऑब्जेक्टिव लिख दो, जैसे कि पीस एंड स्टेबिलिटी एक खुद हो जाएगा, पीस एंड स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करनी है। दूसरा यहाँ पर आप लिख सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, ये यहाँ पर मैं करा चुका हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर यूनाइटेड नेशंस, ये एंड दी ऑब्जेक्टिव्स। इवन ऑर्गन्स के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने ऑर्गन्स पढ़े थे ना, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में 2-3 ऑर्गन्स के बारे में बताओ, एनी 2 ऑर्गन्स बताओ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट यहाँ पर ये पर्टिकुलर कार्टून है जो कि क्या दिखा रहा है, सूडान के अंदर ना एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, जेनोसाइड वगैरह होती है, लोग यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यूनाइटेड जो नेशन है ना, वो खाली बड़ी बड़ी बातें करता है, ए बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, यानी बड़ी बड़ी बातें करेगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और जब क्राइसिस आएंगे तो हम उनको हेल्प पहुँचाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। खाली बेसिकली क्या कर रहे हैं, खाली वो वर्ड्स बोल रहे हैं, वर्ड्स दे रहे हैं, खाली वर्ड्स को बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कुछ भी फिजिकली प्रैक्टिकली हेल्प नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। लोग कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डारफुर, ठीक है, दारफुर सूडान के अंदर। सूडान वॉज फेसिंग चैलेंजेस लाइक स्टारवेशन, जेनोसाइड एटसेट्रा। It shows the ineffectiveness of UN as it did not provide any support and aid to people, hence there is a urgent need of reforms. UN बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकली हेल्प प्रोवाइड नहीं करा रहा है लोगों को। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि ये जो अबव कार्टून है ये किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये आप कंट्री देखोगे, दिस इज रिलेटेड टू सूडान। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक हाउ द UN कैन इंटरवीन इन सिचुएशंस लाइक दिस। यहाँ पर UN कैसे इंटरवीन कर सकता है इन सिचुएशंस में, बल्कि UN का काम ही तो यही है कि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन निकालना। UN की कई सारे ऑर्गन्स हैं UN के, हम देखेंगे, और वेरियस एजेंसीज हैं, इनके थ्रू क्या कर सकता है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन इन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है और इंटरवीन कर सकता है इसके अंदर। क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है इसके ज्यूरिसडिक्शन में, तो हमने ये चीज़ पढ़ी है। मतलब आपको ना कार्टून में स्टार्टिंग के जो ये क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क के मिलेंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन 2 मार्क का मिलेगा, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। तो ये कार्टून सूडान से रिलेटेड है, ये हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन था कि क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है उसके ज्यूरिसडिक्शन में। पहले तो आपको ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि इसका एरिया ऑफ पावर, यानी कितनी जगह पे कितनी चीज़ों में UN काम कर रहा है। तो UN आप देखोगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो भी बेसिकली डिसीजंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग है, आप उनको बाइंडिंग बनाओ। वैसे बाइंडिंग बनाने के भी बना के भी इतना फ़ायदा नहीं है, बना लोगे ठीक है, बट लोग उसको माने, बाइंडिंग हो। और जो लोग बाइंडिंग होने के बावजूद भी उसको नहीं मान रहे हैं, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई सैंक्शन वगैरह, रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई जाए। तो ज्यूरिसडिक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, उसमें चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस तरीके का आंसर लिख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये यहाँ पर आप नेक्स्ट कार्टून को देख सकते हो, जो कि ये बेसिकली क्या है, ये है पिजन बर्ड, जो कि क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, हम कह सकते हैं पीस को। और ये यहाँ पर जो सोल्जर है ये किसको शो कर रहा है, ये सोल्जर शो कर रहा है वॉर को, और हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, वॉर को शो कर रहा है, राइट, ये पर्टिकुलर चीज़ है। अब यहाँ पर ये क्या बेसिकली पूरा का पूरा कार्टून क्या शो कर रहा है,
ये दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर सोल्जर ना इस बेसिकली पिजन को होल्ड कर रखा है, इसने इसको कंट्रोल किया हुआ है। यानी यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वॉर का यूज़ किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वायलेंस का यूज़ किया जाता है पीस को मेंटेन करने के लिए, जो कि यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, पीस कीपिंग फोर्स ये काम करती है कि जहाँ पर मान लो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोशिश करेंगे भाई सॉल्व करा लो उसको, नहीं होता तो फिर ऐसे सोल्जर्स का वॉर का यूज़ किया जाता है, वायलेंस का यूज़ किया जाता है पीस को मेंटेन करने के लिए। तो ये सोल्जर पीस को मेंटेन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वॉर। तो ये चीज़ आप देखोगे तो ये दिखा रहा है पीस कीपिंग फोर्स को। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है। ये पैराडॉक्सिकल इमेज कह सकते हैं इसको हम, जो कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज यूएन पीस कीपिंग फोर्स समटाइम्स यूज वायलेंस एंड वॉर एज अ टूल टू ब्रिंग पीस। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। व्हाट डू दी सोल्जर एंड दी पिजन शोन इन दी कार्टून सिंबोलाइज। तो सोल्जर क्या शो कर रहा है और पिजन क्या शो कर रहा है, क्या सिंबोलाइज कर रहा है। तो पिजन हमने देख लिया था क्या शो कर रहा है, किसको, पीस को, और सोल्जर हम कह सकते हैं वायलेंस या फिर वॉर। वट मैसेज डज द कार्टून कन्वे, कार्टून कौन से मैसेज को कन्वे कर रहा है कि समटाइम्स इट इज एसेंशियल टू यूज फोर्स इफ पीस हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ पीस कीपिंग फोर्स, कि कभी कभी ये ज़रूरी होता है कि फोर्स का यूज़ किया जाए अगर हमें पीस को मेंटेन करना है। ठीक है, तो पीस को मेंटेन करने के लिए कभी कभी ज़रूरी होता है कि फोर्स का यूज़ किया जाए और फिर यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजता है। उसके बाद क्वेश्चन है एज पर द कार्टून व्हाट टास्क इज द सोल्जर ट्राई टू अकम्प्लिश। सोल्जर क्या कर रहा है, सोल्जर पीस कीपिंग फोर्स के थ्रू पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, टेम कर रहा है बर्ड को कंट्रोल किया हुआ है सोल्जर ने, ये चीज़ है। उसके बाद आपको ये वाला कार्टून मिल जाएगा जो कि यहाँ पर ये जो फिंगर्स हैं इनको लाइक चिमनीज के जैसा क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि बेसिकली चिमनीज से धुआं निकलता है। तो ये बेसिकली फिंगर्स क्या शो कर रही हैं, चिमनीज क्या शो कर रही हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये लाइटर है, कैंडल आप कह सकते हो, जो कि बेसिकली इसके ऊपर वर्ल्ड का मैप है। क्या शो कर रहा है, ये वर्ल्ड का मैप, यानी ये वर्ल्ड है पूरा और ये जल रहा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही मास लेवल पे यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका डिप्लीशन हो रहा है। इस टाइप की यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो फिंगर्स का मैंने आपको बता दिया, लाइटर्स का बता दिया, लाइटर का, और उसके ऊपर आपको वर्ल्ड का मैप मिल जाएगा जो कि वर्ल्ड को शो कर रहा है कि वर्ल्ड में कैसे जो रिसोर्सेज है उनका डिप्लीशन हो रहा है। क्वेश्चंस की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये आपको बताना है। क्यों फिंगर्स को चिमनी जैसा दिखाया हुआ है, क्योंकि आप कह सकते हो कि बेसिकली चिमनीज के जैसा इसलिए दिखाया है क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उसके बाद व्हाट मैसेज डज द पिक्चर, यहाँ पर कन्वे आता, तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। कन्वे, पिक्चर क्या मैसेज कन्वे कर रही है, पिक्चर ये कन्वे कर रही है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और अगर ऐसे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता रहा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फ्लोरा फाउना हमारा इम्पैक्ट होगा। तो ये आप डेफिनेशन ग्लोबल वार्मिंग की लिख सकते हो कि टेम्परेचर का ओवरऑल इंक्रीज होना टेम्परेचर में। चिमनीज को फिंगर्स को चिमनीज जैसा इसलिए दिखाया है क्योंकि चिमनीज रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडस्ट्रीज एमिटिंग पोल्यूटेंट्स एंड पॉइजनस गैसेज विच आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद दिस पिक्चर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इफ इट कंटिन्यूज ऑन, फ्लोरा एंड फाउना विल बी डिप्लीटेड विच विल क्रिएट एन इम्बैलेंस टू द इकोसिस्टम। आगे यहाँ पर ये वाला कार्टून आप देखोगे जो कि क्या शो कर रहा है, इस कार्टून में दिखाया हुआ है किसको, इस कार्टून में ये आप देखोगे ना, जो छोटा सा बैठा हुआ बच्चा है, इसको ये बेसिकली आप कह सकते हो डेवलपिंग कंट्री यानी साउथ, ग्लोबल साउथ। और ये जो हैट पहन के बैठा हुआ व्यक्ति है ये किसको शो कर रहा है, ये नॉर्थ को, यानी ग्लोबल जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, उसको शो कर रहा है। अब इसकी फिंगर क्रॉस क्यों है, देखो ये पिक्चर ना शो करती है कि अगर हम जब एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की बात करें तो दोनों डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में हम कह सकते हैं कि हमें कुछ अलग अलग व्यूज़ देखने को मिलते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ हमने देखा था ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ ये बोलती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट को सेव करने की, हमें तो जस्ट अभी आज़ादी मिली है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पर ये बोलते हैं कि बराबर होना चाहिए, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा डेवलप्ड कंट्री का मानना है। इवन फिंगर क्रॉस दिखाने का मतलब है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम आपको चलो रिसोर्सेज देंगे, पैसा देंगे, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा देंगे, लेकिन और एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज़ करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, बट ये लोग करते नहीं हैं, यानी फॉल्स कमिटमेंट ये लोग करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को एक बार रीड कर लो, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वही चीज़ें मैंने लिखी हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, सिंपल वर्ड्स में एकदम कोई भी बच्चा समझ सकता है आसानी से। क्वेश्चंस की बात करें तो एक कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप एक बार आंसर्स भी चेक कर सकते हो। ये कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है, तो ये कार्टून डिपिक्ट्स कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को परस्यूइंग डिफरेंट एनवायरमेंटल एजेंडा। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये कौन सी होगी, डेवलप्ड, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद व्हाट डज द मैन विद द हैट एंड द स्मॉलर पर्सन रिप्रेजेंट, तो हैट हम बोलेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल नॉर्थ को, और स्मॉलर पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल साउथ को। हाउ आर देयर पर्सपेक्टिव डिफरेंट, तो वही बातें हैं कि ये एक दूसरे को बोलते हैं कि आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बोलते हैं डेवलप्ड की सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ये जो फिंगर क्रॉस करके यहाँ पर दिखाया हुआ है ना, ये वाला, ये बेसिकली इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या शो कर रहा है, तो ये फॉल्स कमिटमेंट की तरफ इशारा कर रहा है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आगे बुक सेकंड स्टार्ट होती है, बुक सेकंड से भी कार्टून बन सकता है, एक ही क्वेश्चन आएगा, बुक्स 1 से भी आ सकता है, बुक सेकंड से भी आ सकता है, तो हमें इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस कार्टून में कि ये जो लीडर हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट मतलब प्रिंसली रूलर्स हैं, और ये देखो जनता के ऊपर बैठा हुआ राजा है, मतलब जनता को बहुत सता रहा है, यानी लोगों को ढंग से ट्रीट नहीं करता, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है राजा, उसके ऊपर बैठा हुआ है भाई। तो क्या शो कर रहा है ये चीज़, क्या शो कर रही है बेसिकली ये चीज़, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो किंग है वो ढंग से ट्रीट नहीं करता अपने सिटीजन्स को। अब सरदार पटेल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस विल दैट विल डू, यानी कि ये दे दो बस। ये क्या है, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जिसने इसको साइन कर लिया यानी वो प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज हो जाएगा, ये बात बोली जा रही है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला आइडेंटिफाई द लीडर ऑन द राइट साइड ऑफ द कार्टून, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलेंगे। कैसे रिलेशनशिप दिखाया जा रहे हैं यहाँ पर रूलर और उसकी जनता में, यानी इस राजा में और इसकी जनता में। तो आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत है इस व्यक्ति की, ये रोने लग रहा है, तो अच्छे रिलेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू हाउ सक्सेसफुल वॉज द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द लीडर ऑन द राइट टू सॉल्व द इशू ऑफ द प्रिंसली स्टेट, कि ये जो यहाँ पर आपको ये जो लीडर मिलेंगे इन्होंने जो बेसिकली कौन सा मतलब जो भी अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया इस प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन को लेकर कितना सही है वो। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि इस अप्रोच के थ्रू, अप्रोच कौन सा था कि भाई आप जा कर के अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन करवाओ इंडिया में, आप उनसे नेगोशिएट करो, बातचीत करो, नहीं मानते तो आप उनको प्राइवी पर्स दो, ऑटोनॉमी दो, तब भी नहीं मान रहे तो फिर हम उसका फोर्स का यूज़ करेंगे, जैसा हमने हैदराबाद में किया जब हम ऑपरेशन पोलो, ठीक है, POLO ऑपरेशन पोलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ फिर से, यहाँ पर मैंने ये लिखा है पोलो ऑपरेशन पुलिस, ये हैदराबाद की स्टोरी के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, पोलो यानी पुलिस, राइट, ये चीज़ है। तो सक्सेसफुल था ये बेसिकली अप्रोच जो कि सरदार पटेल ने यूज़ किया। उसके बाद ये आप देखोगे, अब ये क्या दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है ये तो कांग्रेस लीडर्स हैं जो कि पेड़ पे बैठे हुए हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और देखो चेहरा एक बार देखो, मतलब आपका मन एकदम वैसा हो जाएगा, कितने खुश हैं। ये नेहरू आपको मिलेंगे, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, कितने खुश हैं, और इनके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि ये कौन है, ये हैं ओपोजिशन लीडर्स। अब ये ओपोजिशन इतना ज़्यादा कमज़ोर था उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस मिली थी कि ये टोपल भी नहीं कर सकता सरकार को, क्योंकि कांग्रेस सरकार काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी उस टाइम पे। तो वही दिखाया हुआ है, वीक ओपोजिशन है उस टाइम पे। और कुछ ओपोजिशन लीडर्स के नाम आप याद रख लेना, जैसे कि एक के गोपालन है, आचार्य कृपलानी आपको मिलेंगे, NC चैटर्जी आपको मिल जाएंगे, राइट, इन चीज़ों के बारे में याद रखना। बाकी क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो टग ऑफ वॉर है, ये देखो टग ऑफ वॉर रिज्यूम। टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि रस्सी होती है, रोप, कुछ लोग यहाँ पर इस साइड से खींच रहे होते हैं इसको अपनी तरफ, कुछ लोग यहाँ पर इस साइड से खींचते हैं, तो यही चीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक खींच भी नहीं रहे हैं, तब भी आप देख सकते हो कि इस साइड से ये पुल कर रहे हैं बट तब भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं बट तब भी नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स जो रूलिंग पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगी। तो टग ऑफ वॉर के बारे में याद रखना, हु हैज़ बीन शोन ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ये कुछ लीडर्स के नाम आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताए भी थे अभी। फॉर एग्जाम्पल नेहरू है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये कांग्रेस के लीडर्स हैं। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें ओपोजिशन काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल जाएगी, कंपैरेटिवली वीक है, और वो टॉपल भी नहीं कर पा रही है नेहरू गवर्नमेंट को। और कुछ ओपोजिशन लीडर्स जो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली ओपोजिशन लीडर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ से सरकार को, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लीडर्स के नाम भी आप, ओपोजिशन लीडर्स के नाम भी लिख देना।
आपको यहाँ पर ये वाला कार्टून मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या दिखाया हुआ है, इसमें ये दिखाया हुआ है कि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कौन बनेगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में यहाँ पर कंपटीशन होता है बट यहाँ पर आप ये देखोगे कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि सिंडिकेट लीडर्स हैं जो कि बाद में अलग हो जाते हैं कांग्रेस से, वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं इंदिरा गांधी को और फिर अल्टीमेटली ये प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं इंडिया की। ये क्यों किया जा रहा है ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्योंकि इन लीडर्स को ऐसा लग रहा था ना कि हम क्या करेंगे, अपने इशारों में इंदिरा गांधी को नचाएंगे, अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मतलब इंदिरा गांधी क्या रहेंगी, पपेट गवर्नमेंट रहेंगी, हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगी। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मोरारजी देसाई लॉस्ट फॉर द सेकेंड टाइम इन ऑर्डर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। सीनियर कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट के कामराज यहाँ पर आपको मिलेंगे सपोर्टेड इंदिरा गांधी बिकॉज ऑफ हर इनएक्सपीरियंस। शी वुड बी ए पपेट लीडर एंड वुड बी डिपेंडेंट ऑन दीज लीडर्स फॉर ऑल डिसीजंस। तो यहाँ पर आपको ये जो लीडर्स है ना, ये इंदिरा गांधी के आसपास, ये लेडी तो इंदिरा गांधी हैं जो कि देखो प्राइम मिनिस्टर की इनके पास ट्रॉफी है कि मैं जीत गई, दिखा रही है कि देखो मैं जीत गई, मोरारजी देसाई हार गए, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको लीडर्स मिल जाएंगे, के कामराज हैं यहाँ पर, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, ये सिंडिकेट लीडर्स ही हैं, सिंडिकेट लीडर्स जो कि बाद में चल के अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज व्हाट इज शोन हियर इन द कार्टून, क्या दिखाया गया है 1966 में, हम बोलेंगे जब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि विक्ट्री दिखाई जा रही है, मतलब इंदिरा गांधी की विक्ट्री दिखाई जा रही है जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ पर डेथ हो जाती है। हु हैज़ लॉस्ट हेयर, तो मोरारजी देसाई। हु आर द लीडर्स स्टैंडिंग अराउंड द विनर, तो लीडर्स के नाम आपको लिखने हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिए, मतलब वही क्वेश्चन बनेगा जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उससे रिलेटेड ही बन जाएंगे, एक आध अलग हो सकते हैं। तो कार्टून जो भी, अगर आपको कार्टून समझ में आ रहा है, कार्टून आपने समझ लिया, चैप्टर आपका क्लियर है, आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, कार्टून को समझना है। यहाँ पर ये है इंदिरा गांधी, ये फूलों का हार पहना हुआ है, ये है वीवी गिरी, हमने कहानी पढ़ी थी ना, पूरी ये वाली स्टोरी देखी थी। ये एस निजाललिंगप्पा आपको मिलेंगे, और ये यहाँ पर बेसिकली ये जो लीडर है ये है एन संजीवा रेड्डी, राइट। अब यहाँ पर आप क्या चीज़ देख रहे हो, जाकिर हुसैन की डेथ होती है तो 1969 के इलेक्शन यहाँ पर, मतलब जाकिर हुसैन की डेथ के बाद जो कि प्रेसिडेंट थे इंडिया के, प्रेसिडेंट की जो बेसिकली सीट है वो खाली हो जाती है। इंदिरा गांधी क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं वीवी गिरी को, वो चाहती थी वीवी गिरी बन जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर जो सिंडिकेट लीडर्स हैं, जिनमें यहाँ पर आप नाम देख रहे हो, निजलिंगप्पा का नाम आप देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे किसको, एन संजीवा रेड्डी को, कि ये बनने चाहिए प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अल्टीमेटली विक्ट्री इनकी हो जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रोने भी लग रहे हैं, ये घुटनों की बल पे बैठे हुए हैं, और ये जो गिरा हुआ इंसान है ये कौन है, ये मतलब जो फर्श पे लेटे हुए हैं, ये आपको मिल जाएंगे बेसिकली एन संजीवा रेड्डी जो कि हार गए थे, राइट। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है इसका, कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। तो ये 1969 के इलेक्शन की बात हो रही है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। तो व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, तो कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। आप पूरा लिखना कि द अबव कार्टून रिप्रेजेंट्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969। आइडेंटिफाई द लेडी इन द कार्टून एंड गिव रीजन फॉर हर प्लेजर। खुश क्यों हो रही है वो, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है वीवी गिरी, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको विक्ट्री मिल गई है। आइडेंटिफाई द पर्सन वियरिंग गार्लैंड इन विनिंग पोजिशन एंड द पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो गार्लैंड किसने पहना हुआ है, ये वीवी गिरी हैं, और ये जो पर्सन गिरे हुए हैं ये कौन है, ये एन संजीवा रेड्डी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर आप कार्टून देखते हो, इसके अंदर क्या है, 1971 के जनरल इलेक्शंस होते हैं 5th वाले, इसमें ग्रैंड अलायंस को हरा करके कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी विक्ट्री मिलती है, अभी तक की सबसे ज़्यादा आप बोलोगे, राइट। 1971 के जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है। तो देखो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी, वीक, या फिर जिनमें डाउट भी था ना कि कांग्रेस नहीं आ सकती, डाउट था कि भाई कांग्रेस तो इनमें आ ही नहीं सकती, उसमें भी आप तीनों में इंदिरा गांधी की सरकार देखते हो, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से विक्ट्री मिलती है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इनकी सरकार आती है, इनकी सरकार को अच्छी खासी विक्ट्री मिलती है, बहुत ज़्यादा सीट्स मिलती हैं। और जो ग्रैंड अलायंस बनाया हुआ था इन्होंने, ये आप देखते हो कई सारे लीडर्स हैं ना, अब क्या बोल रहे हैं कि मैं विश्वास नहीं कर रहा यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगा कि मैं फर्स्ट आऊँगा, या आपस में बातें कर रहे हैं, देखो ये चुगली कर रहा है इससे कि मुझे लगा मैं फर्स्ट आऊँगा, तुम सेकंड आओगे, वो वाला थर्ड आएगा, बट ये तो उल्टा ही हो गया, ये तो उल्टा ही सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर ग्रैंड अलायंस यानी वो लोग फेल कर गए। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो। इवन उसके बाद स्टेट के भी इलेक्शन होते हैं, और स्टेट्स के इलेक्शन में भी यहाँ पर कांग्रेस को अच्छी खासी विक्ट्री मिलती है।
और इसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ का स्लोगन यहाँ पर इंदिरा गांधी देती हैं, पुअर जो लोग हैं, दलित्स हैं, उनसे सपोर्ट मिलती है। और 1971 में आप देखोगे इंडो पाकिस्तान वॉर भी होता है, जिसमें बांग्लादेश करके नई कंट्री बन के आती है। ये भी वन ऑफ द रीज़न था जिससे इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं 1972 में उसमें हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चंस एक बार हम देख लेते हैं। व्हाट इज डिपिक्टेड हियर इन दी कार्टून, क्या दिखाया जा रहा है? तो 1971 के इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है। कौन है ये विमेन? ये आपको इंदिरा गांधी मिलेंगी। और ग्रैंड अलायंस क्यों फेल कर गया? क्योंकि कांग्रेस की अच्छी खासी हम कह सकते हैं विक्ट्री होती है और इनको कई सारे लोगों से सपोर्ट मिल जाता है। ये गरीबी हटाओ स्लोगन देती हैं। इसके साथ साथ जो ग्रैंड अलायंस है ये ग्रैंड फेलियर बन जाता है, क्योंकि 40 से भी कम सीट्स इनको मिलती हैं और ये अपने मिशन में फेल कर जाते हैं। ये वाला कार्टून आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, ये क्या शो कर रहा है? कोलिशन गवर्नमेंट को शो कर रहा है कि 1989 में कोलिशन जो एरा हमारा शुरू हो गया था, फिर इसमें आप देखोगे ये वीपी सिंह है। अब ये वीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर। ये क्या कर रहे हैं? इनको ना क्लियर मेजोरिटी तो मिलती नहीं है यहाँ पर। ये आप देखोगे इनको मतलब कठपुतली की तरह है, इन्हें कौन चला रहा है, यानी कौन सपोर्ट दे रहा है पीछे से? तो सपोर्ट दिया जा रहा है, ये आपको ज्योति बासु मिलेंगे लेफ्ट फ्रंट से, ये मिलेंगे बीजेपी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी, ये हैं। तो इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को आउटसाइड से सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप देख रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को इस टाइम पे मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। कोलिशन एरा की बात हो रही है, ये पपेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बतानी है। अब कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है कोलिशन वाला टाइम, जब वीपी सिंह गवर्नमेंट को सपोर्ट दी जा रही है बाहर की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से, मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बाहर से सपोर्ट दे रही हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सच गवर्नमेंट इन इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है कोलिशन, इसका क्या रोल है? तो इसका हमें ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं आ पा रही हैं, वो कोलिशन में उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं कि वो भी सरकार बना सके अपनी। नेगेटिव में ऐसी सरकार अनस्टेबल होती है, फिर ढंग से काम भी नहीं हो पाता। डे टू डे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार का, कंट्री का, वो डिस्टर्ब होता है इससे। उसके बाद इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड मीन? तो सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड का मतलब है बाहर से सपोर्ट देना, यानी ये लोग डायरेक्ट सरकार में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सरकार बनाने में इनकी हेल्प है, फॉर्मेशन में ये लोग हेल्प करेंगे, ये चीज़ है। उसके बाद एक कार्टून और है जो कि 16 नंबर का है, बट इसको भी आप देख सकते हो। बाकी एक कार्टून आपको सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देखोगे ये जो बेसिकली कार्टून है ना, ये दिखा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स को, 1989 के बाद की इंडियन पॉलिटिक्स को दिखाया जा रहा है। कई सारे इश्यूज हमें मिलेंगे, जैसे आप कई सारे लीडर्स को देखोगे ना इंडियन पॉलिटी में, ये कई सारे लीडर्स हैं, इनके हाथ में देखो कुछ ना कुछ मतलब इन्होंने पकड़ा हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मंडल इशू लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये रथ यात्रा करके कुछ लिखा है, तो ये चीज़ है। तो आपको यहाँ पर क्या पता लगाना है, यानी क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आइडेंटिफाई एनी 4 नेशनल लीडर्स फ्रॉम द अबव कार्टून एंड मेंशन नेम ऑफ ईच। तो आपको 4 लीडर्स का नाम बताना है, तो कोई भी 4 लीडर्स का नाम आप बता सकते हो। ये तो आपको पता ही लग रहा होगा ना, राजीव गांधी हैं ये। उसके बाद अभी देखते हैं इसका आंसर। विच वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इशू ऑफ द पीरियड रिलेटेड टू लीडर नंबर 2, यानी लीडर नंबर 2 से रिलेटेड आपको इशू बताना है। तो कौन सा है? मंडल इशू। What was the position of the party led by leader number 1 in the लोक सभा इलेक्शन 1989? तो ये 2 नंबर का, यानी जो ये आपको लीडर नंबर 1 मिल रहे हैं राजीव गांधी, इनकी पार्टी की पोजीशन हमें क्या देखने को मिलती है लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989 के अंदर? तो पता ही है ना हमें कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह हैं वो क्या बोलते हैं? एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी जो कांग्रेस सिस्टम है उसका एंड हो गया है। कांग्रेस सिस्टम का यहाँ पर क्या हो गया है? कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया है, क्योंकि अच्छी खासी मेजॉरिटी पहले मिल रही थी कांग्रेस को, बट अब नहीं मिलती है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको लीडर्स मिल जाएंगे, राजीव गांधी, वीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, ज्योति बासु, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन की बात हो रही है। उसके बाद द पार्टी वॉज बैडली अफेक्टेड इन 1989 एंड कुड नॉट गॉट क्लियर मेजोरिटी, रिड्यूस्ड फ्रॉम 415 टू 197,
यानी पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस, उसको इतनी पहले इतनी सारी सीट्स मिल रही थी, अब उसकी सीट्स बहुत ही कम हो गई हैं। कम होते होते 197 हो जाती है 1989 के जनरल इलेक्शंस के अंदर। तो ये थे सभी के सभी कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। एग्जाम में आप इन्हीं में से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कार्टून्स आएंगे, बट स्टिल यहाँ पर अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको बुक में और कुछ कार्टून्स वगैरह मिलेंगे, उनका हल्का हल्का आइडिया ज़रूर ले लेना। बाकी उन कार्टून्स की एक्सप्लेनेशन जो बाकी बच गए हैं, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनके ऐसे ही मैंने यहाँ पर अपने पेड स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर दिए हैं। पीडीएफ ऐड कर दिया, ये वाली भी आपको मिलेगी, प्लस में आपको 15-20 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। तो आपको 35-40 क्वेश्चंस के अराउंड उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। जाके अगर आपको ये मटेरियल बाय करना है जिसमें बेस्ट नोट्स हैं और भी कई सारा कंटेंट है, आपको लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस कोर्स का, जाके बाय कर लो। और उससे पहले आप बाय करने से पहले देख भी सकते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, कम टाइम में अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको नीड है तो बाय कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए फिर वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताना। ऐसे ही तैयारी हिस्ट्री की भी हम करेंगे, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो एक भी आपकी काम की वीडियो ताकि मिस ना हो, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।